डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जो एक फैसला दिया है कि आप जो है मुआवजा जो भी देते हो किसानों को हो या फिर जो है शहरी ज़मीन जब राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें वहाँ पर अधिग्रहण करती हैं तो मुआवजा मनमाने तरीके से देती हैं। तो एक तरीके से संपत्ति के अधिकार को वहाँ पे बोला है कि ये मानवाधिकार है, भले ही जो है मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, साथ में ये मानवाधिकार है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य के तहत जो है सरकारें जो है समय समय पर लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती आ रही हैं। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला क्यों दिया है और जो है मुआवजे को लेकर के क्या इश्यू होते आए हैं। तो मुआवजे को लेकर बहुत समय से जो है इशू चल रहे हैं। सरकार जो है मुआवजा उतना देना नहीं चाहती जितने नियम कानूनों में लिखा गया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या फिर जो है फसली जगह है, कृषि संबंधित कोई जगह है, अगर सरकार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो जब अधिग्रहण करती है तो बाजार मूल्य का 4 गुना देना पड़ता है, और अगर शहरी क्षेत्र की ज़मीन है तो बाजार मूल्य का 2 गुना देना होता है, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको लेकर समय समय पर विवाद होता आया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आज का जो मुद्दा हमारा है ये किससे संबंधित है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो है किसी भी पर्याप्त मुआवजे, किसी की भी पर्याप्त मुआवजे के बिना जो है संपत्ति आप नहीं ले सकते हो, ना ही उसे वंचित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर ऐसे जो है वर्डिक्ट देता रहता है, कुछ लोग सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं। सरकार जो है नए नियम कानून लेकर के आती है। 2013 में जो है जो है नए नियम कानून आए थे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, लेकिन राज्य सरकारों ने जो है क्या किया, उनको बाईपास करके, मतलब केंद्र सरकार ने जो है 2013 में नए नियम कानून लेकर के आए, अपने राज्य सरकारें उन नियमों कानूनों को बाईपास करके अपने नियम कानून बना रही हैं, जो कि अपने आप में जो है तरीके से असंवैधानिक कह सकते हो या फिर जो है केंद्र सरकार के नियमों की अवहेलना भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है कुछ नियम कानून जो बनाए गए हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित वो समझाऊंगी। पहले हम समझ लेते हैं कि चर्चा में जो हम चीज़ चल रही हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं। संपत्ति का अधिकार एक मानवाधिकार है। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, कल को कोई पूछे कि संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार बताने वाला संस्थान कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। संवैधानिक अधिकार भी है, ये हमें पता है कि भले ही मूल अधिकार ना हो, लेकिन क्या है, संविधान में कहीं तो रखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को ये व्याख्या दी है। हम जो किसान आंदोलन देख रहे हैं ना, उसमें किसान आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुआवजे से संबंधित मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक जो है एयरपोर्ट बन रहा था जिस पर जो है मुआवजा उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं दिया गया है। कुछ नियम कानून ऐसे हैं कि जब आप मुआवजे की राशि तय करते हो या फिर जो है कभी भी कहीं पर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, तो पहले क्या था कि अगर एक व्यक्ति मना कर दे तो प्रोजेक्ट वहीं कैंसिल हो जाएगा। बाद में जो है नियम कानून बदले गए। तो जिस एरिया से आप जो है हाईवे बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो या फिर एयरपोर्ट बना रहे हो, रेलवे ट्रैक बना रहे हो, तो वहाँ के 80% लोगों की वहाँ पे सहमति होनी चाहिए। अगर 80% लोग ग्रामीण इलाकों में सहमत नहीं है तो आप अपना प्रोजेक्ट के तहत उस ज़मीन को जो है अधिग्रहण नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर चीज़ें जो है लगातार ऐसी हमें देखने को मिलती आती हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुआवजा वितरण में अत्यधिक देरी असाधारण परिस्थितियों में मूल्यांकन तय करने की तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि मान लो कि जो है 2010 में उन्होंने एग्रीमेंट किया कि चलो हमें ज़मीन चाहिए और एग्रीमेंट कर लिया कि मुआवजा हमें आपको दे देंगे। 5 साल हो चुके हैं, मुआवजे की राशि जो है उन्हें दी नहीं गई, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में। नियम कानून हमारे यही कहते हैं। अगर आपने 5 साल तक मुआवजा नहीं दिया तो जब आप दोबारा मुआवजा देने आएंगे, 10 साल बाद देने आएंगे, तो उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा देंगे, ना कि आपने 10 साल पहले जो एग्रीमेंट किया था उस मार्केट रेट से। तो यहाँ पर मुद्दा हो जाता है यही, कंपनियां या सरकारें चाहती है कि भाई मुआवजा कम से कम देना पड़े। जो भी भूमि के मतलब भूमिधर होते हैं या फिर जो है जो ज़मीन के मालिक होते हैं वो चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले आज के समय के मार्केट रेट के हिसाब से, और मुद्दा यहीं पर अटक जाता है। मुख्य बिंदु देखिए क्या है, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान जो हमारा जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बताया गया, उसे जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया जो है, और जो है यहाँ पर आर्टिकल 300A जोड़ा गया।
तो 19(1)(f) और 31 जो आर्टिकल उनको हटा दिया गया तरीके से, और उनको कहाँ पे ऐड कर दिया गया, 301 में कानूनी अधिकार। तो कानूनी अगर अधिकार है तो कानून की एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही आप किसी व्यक्ति की जमीन जो है ले सकते हैं मनमाने तरीके से, ना ही आप उसका अधिग्रहण कर पाएंगे और ना ही आप मनमाने तरीके से उसको जो है मुआवजा देंगे। सहमत होंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगी। संविधान के अनुच्छेद 300A में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हो। एक कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, उसके आधार पर ही आप जमीन ले सकते हो। राज्य द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही नागरिकों को उसकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। अब मामला ये जो हम पढ़ रहे हैं जिस पर फैसला दिया गया है, तो कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया, वहाँ पर जो है खंडपीठ ने 22 नवंबर 2022 के फैसले के खिलाफ वहाँ पर ज़मीन के जो मालिक हैं उन्होंने वहाँ पे याचिका दायर की। 2003 का मामला है, कुछ ज़मीन वहाँ पर ली गई, उसको बोला गया मुआवजा दिया जाएगा और सालों साल बीत गए, मुआवजा दिया नहीं गया। बाद में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 2003 के मार्केट रेट के हिसाब से। तो जो भूमि के मालिक थे वो जो है हाई कोर्ट गए, वहाँ पर जो है उनकी याचिका खारिज कर दी गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे बोला है कि जो भी मुआवजा आप दे रहे हो लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा जो भी आप मुआवजा दे रहे हो लोगों को, आपको जो है मार्केट रेट के हिसाब से देना होगा अभी के, क्योंकि हमारे नियम कानून कहते हैं कि आपने अगर एग्रीमेंट किया है, आप जो है मुआवजा देने में अगर 5 साल के अंदर विफल रहते हो तो आपको जब भी मुआवजा देंगे उस समय के निर्धारित मार्केट रेट से ही दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है बेंच के लिए लिखते हुए जस्टिस गवाई ने कहा है, हमें हाई कोर्ट के विद्वान, मतलब उन्होंने बोला है कि जो भी हाई कोर्ट के जज वगैरह हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे जो है अपने पूरे जो भी उन्होंने फैसला दिया उसको पलट दें, नहीं, पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको जो है मुआवजे संबंधित नियमों को थोड़ा ठीक से समझ कर उनको मुआवजे के लिए वैसे ही बोलने की ज़रूरत है जैसे हमारे यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं। साथ में इन्होंने आर्टिकल 32, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 226 का यहाँ पर जिक्र किया है। रिट याचिका दायर करने के लिए जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं हाई कोर्ट में वो 226 है और जो सुप्रीम कोर्ट में यूज़ करते हैं वो 32 है और 142 भी हमारा जो है हाई कोर्ट से ही संबंधित है। तो इन सबको यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा इन्होंने वाक्य यही दिया है कि जो भी अभी का मार्केट रेट है उसके हिसाब से अगर जो है जो कंपनी है या राज्य सरकारें हैं अगर वो मुआवजा दे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ जिक्र की है, अपीलकर्ता 1894 के भूमि अधिग्रहण नियम के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों के हकदार होंगे। तो ये जो हमारा 1894 का अधिनियम था ये जो है भूमि के मालिकों के पक्ष में था, इसलिए जो है 2013 में जो है कुछ नियम कानून नए लेकर के आए गए। फिर भी जो है हमारी सरकार की पूरी मंशा यही थी कि जो है जो भी भूमि का मालिक है उसको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो जाए। तो इसका हवाला भी दिया है कि इसके तहत जो भी भूमि के मालिक को फ़ायदे होते हैं वो सारे होने चाहिए, उनके अधिकारों का हनन जो है किसी भी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करें अगर 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में तो क्या है, तो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो वहाँ दोनों देशों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून जो है बिल्कुल सेम है। जब भी सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे की राशि तय की जाती है और उसी के आधार पर ही अधिग्रहण संभव हो पाता है। तो यहाँ पर सर्कल रेट पर निर्भर करता है। जैसा आपको बताया मैंने, अगर कृषि भूमि है, ठीक है, कृषि भूमि है तो भूमि का जितना भी प्राइस है मान लीजिए x तो उसका 4 गुना देना पड़ेगा। और अगर शहरी भूमि है, शहर की कोई भूमि ली जा रही है तो मार्केट रेट का जो है 2 गुना देना पड़ेगा। ये जो है रेट जो है फिक्स किए गए हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है
कि कोई कंपनी है वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, राज्य सरकार से बातचीत करती है, उसके माध्यम से जाकर के वो खुद ही आपस में बात करके किसानों से या जो वहाँ के लोग हैं उनसे आपस में डील करके पैसा जो है फिक्स कर लेते हैं। न केंद्र सरकार के नियमों को यहाँ पर देखा जाता है, न राज्य सरकार के नियमों, मतलब राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार के नियमों को बाईपास कर रही है, जो कि एक 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें जो है अगर आप कभी भूमि अधिग्रहण करते हो तो कई मामलों में जो है आपको छूट मिल जाती है। फिर जब किसी प्राइवेट संस्थान पर बात आती है, उसको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो क्या करती है, बातचीत करके वहाँ के लोगों से राज्य सरकार के नियमों को बाईपास कर देती है। तो इस तरीके से ये सारा काम यहाँ पर चल रहा है। अब बात करें यहाँ पर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करने से ये 1894 के औपनिवेशिक कानून जैसा हो गया है। 1894 का कानून ऐसा था कि कई मामलों में जो है लोगों का शोषण हो रहा था, जो भी औपनिवेशिक शासनकाल में आया था। तो 2013 में लेकर आया गया नया कानून, ताकि थोड़ा सा लोगों की मदद हो जाए या लोगों का शोषण ना हो। लेकिन क्या किया, लूप होल्स का फ़ायदा उठाया गया राज्य सरकारों के द्वारा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पुराने तरीके से हो गया। मतलब हम नया नियम कानून लेकर के तो आए हैं, लेकिन आपने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया तो पुराने वाले कानून से भी बदतर हो गया। देखिए, जैसे बात करें, सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाता है कि अगर आप जो है इस ज़मीन का अधिग्रहण करेंगे तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करें तो 1894 में कोई प्रावधान नहीं था। 2013 में प्रावधान किया गया कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार इसको बाईपास कर देती है। मंजूरी का प्रावधान है, तो यहाँ पर पहले कोई नहीं था। बाद में यहाँ पर बोला गया कि अगर आप जो है किसी भी कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ के 80% लोगों की परमिशन या फिर जो है सहमति होनी चाहिए, जिसको भी कई बार देखा जाता है कि इग्नोर कर देते हैं। मान लो एक गांव है जहाँ से कोई सड़क निकलने वाली है, वहाँ के सिर्फ 50% या 60% लोग ही सहमत हैं। फिर वहाँ के जो 60% लोग सहमत होते हैं, बाकी 40% जो सहमत नहीं हैं, उनको डरा धमका करके वो प्रतिशत को 80 कर लेते हैं, लालच के माध्यम से 80 कर लेते हैं। तो कोटा तो पूरा हो जाता है, लेकिन गलत तरीके से। मुआवजा और पुनर्वास की योजना है कि अगर आप कभी भी भूमि अधिग्रहण करते हैं तो उन लोगों को मुआवजा देंगे, और पुनर्वास की जरूरत है तो उनको नई जगह जो है रहने के लिए भी देंगे। और इसमें जो अगर बात करें कृषि वाली ज़मीन की, तो उसमें एक ये भी नियम कानून है कि अगर आप बहुत उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण कर रहे हो, जो कि सच में उत्पादन अच्छी मात्रा में करें, लेकिन आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप जितनी भूमि का अधिग्रहण कर रहे हो उतनी ही भूमि उपजाऊ के रूप में बनानी होगी कहीं और, उसके बाद ही अधिग्रहण हो पाएगा। 13 अन्य कानूनों के तहत मुआवजे और पुनर्वास का प्रावधान, जिससे भूमि अधिग्रहण का मामला जुड़ा हुआ है। तो 1894 में कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों में छूट दी गई और कुछ चीज़ें नई ऐड की गई। खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान। अब पता चले कि 100 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर जो है खूब अच्छा अन्न उत्पादन, गेहूँ चावल का उत्पादन हो रहा था। अब वहाँ पर आप हाईवे बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो या फिर एयरपोर्ट बना रहे हो, तो हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पहले था कि आप जो है उपजाऊ भूमि को अधिग्रहित कर ही नहीं सकते थे, लेकिन 2013 में क्या हुआ, एक सीमा से अधिक बहुफसली भूमि का अधिग्रहण राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर मना कर दिया गया। 5 श्रेणियों की परियोजना को यहाँ पर छूट दी गई है। मैं बता दूंगी 5 श्रेणियाँ कौन सी है। तो रक्षा हो गया, कभी रक्षा संबंधित कोई चीज़ करनी है आपको, ग्रामीण आधारभूत संरचना बनानी है, या फिर जो है वहनीय आवास बनाना है, सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, या फिर जो है सरकारी भूमि पर सार्वजनिक निजी सहयोग से जो पीपीपी मॉडल होता है उसके तहत कोई आधारभूत संरचना जैसे फ्लाईओवर, हाईवे, रेलवे ट्रैक या कुछ भी बन रहा है। तो इन 5 कैटेगरीज में यहाँ पर छूट दी गई है कि आप खाद्य सुरक्षा को जो है थोड़ा सा इग्नोर करके साइड से जा सकते हो। ठीक है। आपात स्थितियों में तो पहले प्रावधान क्या था कि कभी कोई आपात स्थिति होती है तो सरकार जो है सरकारी कार्यों के लिए सरकार कोई भी भूमि अधिग्रहित कर सकती है। इससे हो क्या रहा था कि जबरदस्ती यहाँ पे बोलती थी कि आपात की स्थिति है, हमें जो है ये ज़मीन चाहिए, अपने मनमाने तरीके से इसको ले रहे थे। तो यहाँ पर पाबंदी लगाई गई। सरकार जो है संसद की मंजूरी से केवल संसदीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थिति में ही सरकार जो है भूमि का अधिग्रहण करेगी, अदरवाइज यहाँ पर कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे सारे नियम कानून हैं जो कि 1894 और 2013 में।
अब जितने भी नियम बताए हैं मैं 2013 के, बहुत सारे नियमों को जो है अध्यादेश, राज्य सरकारें अध्यादेश जारी करके केंद्र सरकार के 2013 के नियमों को बाईपास करके अपने यहाँ पर अलग नियम कानून बना रहे, क्योंकि वहाँ पे होता है उनको मेट्रो बनानी है, उनको रोड बनानी है, उनको सड़क बनानी है, उनको कुछ भी बनाना है, तो वो सारे नियमों को बाईपास करके जो है अपने ही नियम कानून चला रही हैं। आर्टिकल 32 आपको पता है रिट याचिका दायर करने के लिए होता है कि अगर आपके मौलिक या मूल अधिकारों का हनन किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 142 है, सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति दी गई है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जिसके समक्ष जो है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो है हाईवे के आसपास जो है शराब की दुकानें नहीं होंगी। 142 का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि ये नियम कानून होना चाहिए, केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है, राज्य सरकार ने नहीं बनाया है, तो वो अपने हिसाब से स्वतः संज्ञान से जो है किसी भी मामले में कोई भी फैसला दे सकते हैं। जैसे आपको बताया उदाहरण का कि क्या है, हाईवे के आसपास जो है शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था जो उन्होंने स्वतः संज्ञान के माध्यम से दिया था। आर्टिकल 226 हमारा है, जब भी आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो पहले आप हाई कोर्ट अगर जाना चाहें तो आर्टिकल 226 का उपयोग करके जो है आप जो है यहाँ पर रिट याचिका दायर कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल 300A तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको ऐड किया गया था, क्योंकि हमें जो है संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था जिसको रखा गया था 19(1)(f) में और 31A में, तो इसको जो है यहाँ से हटा करके 300A में रखा गया और जो है इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ना कि मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कभी भी आपके अधिकारों का, संपत्ति के अधिकार का जब हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकते हो। संविधान के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाने से दो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। पहला क्या है, यह प्रस्तावना में शामिल समाजवाद के मूल्य पर जोर देता है। तो एक ही व्यक्ति जो है सारी ज़मीन जायदाद लेकर बैठा रहेगा तो समाज में बराबरी या फिर विकास नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए साथ में ऐसा करने से ये संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के भी अनुरूप है कि हम जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आप जो है इसके खिलाफ जो है अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपका कानूनी अधिकार है, मानवाधिकार भी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब संवैधानिक अधिकार तो है ही, भले ही मूल अधिकार ना हो। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे से संबंधित नियमों कानूनों में सख्ती दिखाते हुए बोला है कि आप जो है नियमों का से पालन करिए और जब भी आप मुआवजा दे रहे हो तो उस समय का मार्केट रेट जो भी है उसके हिसाब से दीजिए, ना कि 15 साल या 20 साल पहले वाले रेट में, क्योंकि फिर कोई नहीं बेचेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि सारे आर्टिकल जो है आपको टाइम से मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।